हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू सेशन ऑन लीनियर अलजेब्रा। तो पिछले सेशन में अभी तो हमने पढ़ना है रैंक ऑफ मैट्रिसेस। पिछले सेशन में हमने अभी तक डिस्कस करा, पिछले लास्ट दो वीडियोस में हमने डिस्कस करा कुछ बेसिक चीज़ें, मैट्रिसेस एंड इट्स प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। इनवर्स का एक दूसरा तरीका होता है निकालने का, वो आगे हम लोग देखेंगे। एंड हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिसेस। ठीक है ना, तो ये बेसिक चीज़ें थी। अभी हमें आगे बढ़ना है, रैंक ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना है, देन वेक्टर स्पेसेस एंड बेसिक वेक्टर। रैंक ऑफ मैट्रिसेस से पहले लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दौरान जो भी चीज़ें हमने पढ़ी थी पीछे, उनके बारे में और थोड़ी सी और बातें हम लोग करते हैं पहले। लाइक नेक्स्ट इज एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। एशेलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब हो गया? जैसे कोई भी मैट्रिक्स है, उसका एक डायगोनल है, तो डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स को अगर हम लोग जीरो कर दें, जस्ट लाइक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर के एलिमेंट्स क्या होते हैं? नॉन जीरो होते हैं, और डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाते हैं। सिमिलरली, सिमिलर मैनर में, तो सच फॉर्म इज कॉल्ड एशेलॉन फॉर्म। ये सेम काम करा था हमने ड्यूरिंग सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, दिस इज आर्गुमेंट मैट्रिक्स फॉर सम पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में चार वेरिएबल्स हैं, उन चारों वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स हो गया ये मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट। और ये उसके बाद में जो कांस्टेंट होता है ना, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका ये फॉर्म हो गया 1, 5, 3 और 7। ठीक है ना, उनको यहाँ पर डाल दिया। तो इस मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते थे? सबसे पहले इन तीनों को जीरो करते थे। ठीक है, अगर यहाँ पे इस फॉर्म में मैट्रिक्स हो, जैसे यहाँ इस वाले केस में ले लेता हूँ, 3 into 3 का मैट्रिक्स है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स 3 into 3 का, पूरा का तो 4 into 3 का हो जाएगा वो, तो 3 into 3 का ये। तो इसमें हम लोग इन दोनों को पहले जीरो करते थे, और जो ऑपरेशन इस मैट्रिक्स के साथ करते थे वही सेम काम इन एलिमेंट्स के साथ भी होता था। इधर जो 4 to 5 है, 4 to 5, ठीक है, उसके बाद हम लोग इस एलिमेंट को जीरो करते थे। तो पहले इन दोनों को जीरो करा, फिर इन दोनों को जीरो करा। कहने का मतलब ये जो डायगोनल है, इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स को हमने जीरो करा था। तो एशेलॉन फॉर्म में हम लोग मैट्रिक्स को कन्वर्ट करते थे, तो वहाँ तो वंडा समझ में आता था क्यों हमने करा। लास्ट में एक जो कांस्टेंट बचता था, जैसे ये एक्स वाई और जेड का इक्वेशन है, ये तीन उसके कोफिशिएंट्स हैं। तो ये जो -1 है, दिस इज़ नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ जेड। तो वहाँ पे ऑपरेशन करने के बाद तो -1 नहीं रह जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद बार बार कुछ और बन जाएगा। मान लो ये 4 बन गया, तो 4z इज इक्वल टू, इधर जो भी कांस्टेंट आता था उसके इक्वल करके जेड का वैल्यू वहाँ से हम लोग निकालते थे फॉर दैट। ठीक ना, वी डिड सो। तो उस फॉर्म को हम लोग इशेलॉन फॉर्म कहते हैं, या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम लोग इशेलॉन फॉर्म कहते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इशेलॉन फॉर्म में ही होता है। ठीक है, तो वही चीज़ बात कर रहा था मैं। यहाँ पे 4 into 4 का मैट्रिक्स बन रहा है जो हमारा ये मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट है। तो पहले इन तीनों एलिमेंट्स को जीरो करेंगे, फिर इन दोनों को जीरो करेंगे, देन इसको जीरो करेंगे। ये जो एलिमेंट है इसको हम डायगोनल एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, तो इसके नीचे के सारे एलिमेंट्स को हम लोग जीरो कर देते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्म इशेलॉन फॉर्म कहलाएगा। तो जो भी एलिमेंट्स हैं, इनके नीचे के एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ 2 के नीचे भी एक और अगर यहाँ पे रो होता, ठीक है, तो 2 के नीचे भी जो एलिमेंट होता तो इन सब को भी जीरो करता, और 2 के नीचे वाले उस एलिमेंट को भी हम लोग जीरो करते। और ये बात समझ में? ठीक, तो उस फॉर्म को हम लोग इशेलॉन फॉर्म कहते हैं। ठीक, फिलहाल तो इतनी बात समझ में आ रही है। जैसे ये वाला केस लेते हैं, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखा है, तो ये डिटरमिनेंट बट मैट्रिक्स का काम कर रहा है, मैट्रिक्स को आप समझेंगे। ठीक है, मॉड के फॉर्म में रहता है तो उसको हम लोग डिटरमिनेंट मानते हैं, मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकालना होता है। एनीवे, तो है तो नंबर्स का ही अरेंजमेंट, मान लो ये मैट्रिक्स है, और इसको हम लोगों ने इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला काम तो यहाँ पे इंटरचेंज कर लेते हैं, पहले हम लोग इसको रोज़ को इंटरचेंज कर लेते हैं। सबसे ऊपर ये जो एलिमेंट है, इसको अगर नॉन जीरो हो पाए तो अच्छी बात है। अगर ये चारों में से एक भी नॉन जीरो है तो उसको हम लोग सबसे ऊपर रख लेंगे। दैट मीन्स सबसे नीचे वाला जो है ना, इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं, मतलब -5 to -1 0 ये रहेगा। उसके नीचे हम लोग इसको रख सकते हैं, फिर ये फिर वो। ठीक है, 1 - 3 0 1। अच्छा, रो को इंटरचेंज करने पे जो डिटरमिनेंट होता है उसमें माइनस आ जाता है, फिर इंटरचेंज करेंगे तो अगेन माइनस, तो 2 बार इंटरचेंज करने पे प्लस आता है। बट वी आर नॉट केयरिंग डिटरमिनेंट हियर, हमें डिटरमिनेंट से भी मतलब नहीं है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू इशेलॉन फॉर्म। डिटरमिनेंट से भी फिलहाल हमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट रो विल बी, एंड लास्ट वन इज 4 -1 and 5। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये मैट्रिक्स है हमारा, यहाँ पे किसी लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व नहीं करना है, ये चारों के ये चार 4 into 4 का एक मैट्रिक्स है। इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें पहले इन दोनों को जीरो करना होगा बाय यूजिंग द फर्स्ट रो। इस रो को यूज़ करके इसको जीरो करना होगा। कैसे करते हो हमें पता है। फर्स्ट वाले को अगर हम लोग
1/5 से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब 5 से डिवाइड कर दे बेसिकली, और उसको सेकंड वाले में ऐड कर दे, तो ये फर्स्ट टर्म डिसअपियर हो जाएगा, है ना। एंड सिमिलरली लास्ट वाले में करना है हमको, तो 4/5 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो -4 आएगा, और -4/5 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये इसको भी डिसअपियर कर देगा। तो 2 बार ऑपरेशन करके और इन दोनों को ज़ीरो कर लेंगे। फिर अगले स्टेप में इन दोनों को ज़ीरो करना होता है, तो फर्स्ट एलिमेंट जीरो है, सिर्फ लास्ट वाले पे फोकस करना है। तो एक बार तो करने पे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, अगली बार में इसको फिर ज़ीरो कर लेंगे, और फिर उसके बाद वाले स्टेप में इसको ज़ीरो कर लेंगे, तो 3 स्टेप में ये सारे ज़ीरो हो जाएंगे। तो जब फॉर्म बनेगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और यहाँ पे फिलहाल उसको हम लोग इचेलॉन फॉर्म बोल रहे हैं, तो दिस विल बी इचेलॉन फॉर्म। यूज़ क्या होता है इसका मैं आगे बताता हूँ। एक तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी यही काम करते थे हम लोग, तो फॉर दैट वी नीड टू प्रैक्टिस सच थिंग्स, ठीक है। एंड आगे जैसे ये 4x4 का मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स 5x5 का होता है या 6x6 का होता है, तो फॉर सच थिंग हमें डिटरमिनेंट निकालने में काफ़ी लंबा काम करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें, जो कि आसान होता है ऑब्वियसली, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं होता, सिंपल ऑपरेशंस करने होते हैं, तो इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना आसान है। डिटर्मिनेंट जो पीछे हमने मेथड समझा उसके हिसाब से निकालने से अच्छा है उसको इचेलॉन फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट निकालना आसान हो जाता है। खैर आप इनका स्क्रीनशॉट लेके ट्राई करेंगे इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना, बेसिक ऑपरेशन ही है। यहाँ भी एक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हमें ये डायगोनल दिखाई पड़ रहा है। अब डायगोनल का मतलब परफेक्ट डायगोनल तो हो नहीं सकता यहाँ पे, ठीक, इसको ही मानेंगे, तो इसके नीचे के एलिमेंट्स को हम लोग ज़ीरो कर लेंगे, दिस विल बी इचेलॉन फॉर्म, गुड। और यहाँ पे तो अगेन इसमें रोज़ को शिफ्ट करके इसको सबसे ऊपर रख लेते हैं, सेकंड नंबर में इसको, थर्ड नंबर में इसको, क्योंकि हम लोग अभी डिटरमिनेंट से मतलब नहीं रख रहे। डिटरमिनेंट होता तो रोज़ को इंटरचेंज करने में डिटरमिनेंट के आगे माइनस साइन आ जाता है, ये आपको पता है। यहाँ 4 होगा, 0 होगा, 10 होगा, 0 4 -6 ऐसा। और इसको इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो बाई यूजिंग फर्स्ट रो 4 को 0 कर लेंगे, एंड फिर इस 4 को भी 0 कर सकते हैं, ठीक है। अब डायगोनल वाला नॉन ज़ीरो हो ऐसी कोई बात नहीं है, वो जीरो भी हो सकता है, नॉन ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक, तो कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर है तो ज़्यादातर कोशिश करेंगे उसको नॉन ज़ीरो रखने का। एनीवे, तो इचेलॉन फॉर्म का मतलब आपको समझ में आ गया। अब डिटर्मिनेंट किसी बड़े मैट्रिक्स का निकालना है, बताऊंगा तो मैं छोटे से ही। यहाँ पे 4x4 का एक मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालना है, ठीक है, तो अगर इस मैट्रिक्स को हम लोग इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएँ, या फिर इचेलॉन फॉर्म में यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में कोई डिटर्मिनेंट या कोई मैट्रिक्स दे रखा है, तो उसका डिटर्मिनेंट काफ़ी आसान होता है, ठीक है। अगर ये सारे के सारे एलिमेंट नीचे के जीरो हो जाए, ठीक है ना, जिस मैट्रिक्स के, या जीरो हों पहले से ही, तो सिर्फ इन डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ऑफ दिस डायगोनल एलिमेंट्स to 5 into 6 into 1 gives you determinant of that particular matrix। बट जब हम यहाँ पे तो जीरो है नहीं, अगर इन सबको जीरो करेंगे तो ऑब्वियसली ऑपरेशन करने के बाद बाई डूइंग मल्टीपल ऑपरेशंस 2 5 6 1 के जगह पे नंबर्स वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करते हैं, पहले इसको हम लोग रिड्यूस करते हैं, अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, या फिर इचेलॉन फॉर्म बोल सकते हो। सो फर्स्ट स्टेप में हमने इस पूरे को जीरो कर दिया। कैसे करेंगे वो आप अपने से भी कर सकते हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया यार। जैसे सेकेंड रो है, तो ये तो सेकेंड रो है, सेकेंड रो को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं किससे, सेकेंड रो पहले वाले के हिसाब से, सेकेंड रो -2 टाइम्स फर्स्ट रो, सेकेंड रो, और इसको 2 बार 2 से मल्टीप्लाई करके और सेकेंड रो में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, उसको हम लोग सेकेंड रो से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही थर्ड वाले को रिप्लेस करा। नेक्स्ट ऑपरेशन करेंगे हम लोग इन दोनों को जीरो करने के लिए, वो किया, ठीक है। अब ये डायगोनल एलिमेंट है, तो इसके नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, तो ऑब्वियसली वी नीड टू मेक इट जीरो, -11.4 उसको भी जीरो करना पड़ेगा, तो वी नीड टू डू अनदर ऑपरेशन, ठीक है। वो करा हमने इस वाले के हिसाब से, अगर बात करें इसके हिसाब से, तो फोर्थ रो है, फोर्थ रो के जगह पे हमने क्या लिखा, फोर्थ रो में पहले वाले का फोर्थ रो में ऐड कर दिया 4.75 से मल्टीप्लाई करके किसको, थर्ड रो को, तो ये सब के सब ज़ीरो हो गए। नाउ इट बिकम्स और कन्वर्टेड इनटू इचेलॉन फॉर्म या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म। अब इसका डिटरमिनेंट जो होगा, इसका अब डिटरमिनेंट तो चेंज नहीं करेगा, इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट दोनों सेम होगा, माइनस साइन भी नहीं आएगा, क्योंकि माइनस साइन तब आता है जब हम लोग रोज़ को इंटरचेंज करते हैं या कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, तो हमने तो वैसा कुछ नहीं करा, हमने तो सिंपली एडिशन और सब्सट्रैक्शन वाला ऑपरेशन करा है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं आता इस केस में। तो इन सबको अगर मल्टीप्लाई कर दो ना, डायगोनल एलिमेंट्स को, फाइनली आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू
ट्रायंगुलर फॉर्म, तो 2.4 इंटू 47.25 विल बी इट्स डिटर्मिनेंट, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। अगर कैलकुलेटर का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। 2.4 एंड 47.25, तो 1134 ये इसका डिटर्मिनेंट आएगा, मतलब डी का जो वैल्यू आएगा 1134। ठीक है, तो एक तो इचेलॉन फॉर्म का ये यूज हो गया, या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म का। आगे हम लोग पढ़ते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो रैंक बेसिकली होता क्या किसी भी मैट्रिक्स का? रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज मिनिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर्स। अच्छा, रो वेक्टर स्पेस तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट ऐसे समझ लें कि कोई भी वेक्टर होता है ना, उसको हम लोग रो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स से वी हैव अ वेक्टर हियर 3i 2j 4k। क्यों रो वेक्टर बोला जाता है? तो दिस वेक्टर ऑल्सो, ठीक है ना, या कुड बी रिटन एज, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 2 4, ठीक है, और ये ijk। तो इस तरीके से इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रोज को रो वेक्टर बोला जाता है। एनीवे, तो लिनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे दो रोज दे रखे हैं, ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स को करो y मान लो, और उसी के इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द सेकेंड रो उसको x मान लेता हूँ। जैसे अगर ये y है तो ये x होगा, 3y है तो 9x होगा, अगर 1 को हमने y माना तो 3x होगा, राइट। तो देयर शुडंट बी एनी काइंड ऑफ लीनियर रिलेशन बिटवीन x एंड y। x और y के बीच किसी भी टाइप का लीनियर रिलेशन ना बन सके तो वो इंडिपेंडेंट रोज कहलाएंगे। मतलब इसके सारे एलिमेंट्स, मतलब दोनों रोज इंडिपेंडेंट होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। या फिर एक तो कि लीनियर रिलेशन ना बन सके, मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c, इस टाइप का रिलेशन ना बन सके। यहाँ तो बन रहा है, अगर इसमें इसके सारे एलिमेंट्स को अगर y हमने कंसिडर करा है, तो इसमें अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो वी गेट x, राइट। तो y को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x मिल जाता है। कहने का मतलब है फर्स्ट रो को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज इक्वल टू द सेकेंड रो, तो बोथ आर डिपेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट, टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज चाहिए, तो यहाँ पे तो एक ही रो कंसीडर करा जाएगा, बिकॉज बोथ आर सेम रोज। सेम क्यों? इन द सेंस दोनों डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, एक को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें एंड वी गेट द अदर रोज। तो जब भी दो डिपेंडेंट रोज मिल जाए, तो जितने भी डिपेंडेंट मिलेंगे उनको एक्सक्लूड करते चलते हैं। तो यहाँ पे 2 रोज हैं एंड बोथ आर डिपेंडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज कितने कहलाएंगे? 1 कहलाएंगे। मतलब इसका रैंक जो होगा दैट विल बी 1, ठीक है। ये तो लॉजिकल तरीका है ऐसे पता करने का। यहाँ पे तो खैर 2 ही थे रोज, तो काफ़ी सिंपल था पता करना। तो एक तो तरीका है कि y इज इक्वल टू mx प्लस c, सच काइंड ऑफ रिलेशन। देयर शुडंट बी सच काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन वन रो एंड द अदर रो। वन रो इज y एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑफ द अदर रो इज x। दूसरी बात, ठीक है, जैसे अगर 3 यहाँ पे 3 रोज होते हैं, या 4 रोज होते हैं, या 5 रोज होते हैं, ठीक है, तो वैसे में बाई डूइंग एनी काइंड ऑफ रो ऑपरेशन, किसी भी टाइप का रो ऑपरेशन, सेम फॉर कॉलम ऑपरेशंस करके भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो बाय डूइंग एनी काइंड ऑफ रो ऑपरेशन यू कैन नॉट गेट द अदर रो। जैसे 3 रोज है हमारे पास, तो इन दोनों का कोई रो ऑपरेशन करा और थर्ड वाला मिल गया। यहाँ पे भी तो हमने रो ऑपरेशन ही करा था, फर्स्ट रो को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा था एंड हमें क्या मिल गया? सेकेंड वाला मिल गया। तो बाय डूइंग एनी काइंड ऑफ रो ऑपरेशन यू कैन नॉट गेट द अदर रो। मतलब एक रो के साथ किसी भी टाइप का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, हमें दूसरा नहीं मिलेगा। अगर 2 रोज है, 3 रोज है हमारे पास, तो बाकी 2 के साथ किसी भी टाइप का रो ऑपरेशन करो, हमें थर्ड नहीं मिल सकता। मतलब कुछ भी कर लो, 2 रोज से या 3 रोज से हम चौथा, 4 रोज से 5वां रो हम क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है ना, बाय डूइंग एनी काइंड ऑफ रो ऑपरेशन। पॉसिबल ना हो 2 रोज से तीसरे रो को क्रिएट करना, या एक रो से दूसरे रो को क्रिएट करना, तो इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। इंडिपेंडेंट अगर क्रिएट कर पा रहे हो तो डिपेंडेंट हो गया। तो जितने नंबर ऑफ डिपेंडेंट रो मिलेंगे ना, उनको हम लोग एक्सक्लूड करते चलते हैं। हमें क्या चाहिए? सिर्फ इंडिपेंडेंट रोज। और फाइनली जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज होंगे उसी को हम लोग बोलते हैं रैंक। कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे क्या समझ में आ रहा था? फर्स्ट और सेकंड बोथ आर डिपेंडेंट, देन इनको हम लोग 1 कंसिडर करेंगे, क्योंकि एक ही है दोनों, तो इंडिपेंडेंट की कोई बात नहीं है। तीसरे 3x3 वाले से समझते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स और हैं। जैसे मल्टीप्लाई करने वाला फंडा तो यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा कि एक को किसी को मल्टीप्लाई करो और दूसरा मिल जाए, बट फर्स्ट रो, सेकेंड रो और ये थर्ड रो, फर्स्ट और सेकेंड को अगर ऐड करो ना, तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ रो ऑपरेशन, तो हमें थर्ड मिल जाता है। तो थर्ड इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट एंड सेकेंड, यू कैन से, राइट। तो यहाँ पे रो ऑपरेशन करके थर्ड वाला हमें मिल जा रहा है, या फिर इन दोनों का भी रो ऑपरेशन करके ऊपर वाला ले सकते हो। यहाँ पे ऐड करा, एक में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यू कैन से दैट R3 माइनस R1 इज इक्वल टू R2।
तो यहाँ पे हमेशा दिखाई पड़ रहा है किसी भी दो रो के साथ कुछ ऑपरेशन, दो रो का ऑपरेशन करके, ठीक है ना, थर्ड रो हमें इजीली मिल जा रहा है। मतलब इसमें दो ही इंडिपेंडेंट रो है, 2 इंडिपेंडेंट रो, इन दोनों को ऐड करा, थर्ड मिल गया, थर्ड को एक्सक्लूड कर दो, मतलब उसको हटाना नहीं है, मैट्रिक्स का तो पार्ट है वो, बट हमें रैंक डिसाइड करने के लिए किसी भी मैट्रिक्स का, दिस इज अ लॉजिकल वे, ठीक है ना, टू डिसाइड द रैंक। तो हमें जितने इंडिपेंडेंट रोज मिलेंगे वही रैंक कहलाता है, मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक जो होगा वो 2 होगा, ठीक है। सेम हियर, अब यहाँ पे तो डायरेक्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है कि एक किसी को मल्टीप्लाई करा किसी एक रो को और दूसरा रो मिल जाए, या फिर ऐड करने से भी, बट कुछ और दिमाग लगाओ यहाँ पे, जैसे ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, अब वो लॉजिकली दिखाई पड़ जाए तो ठीक है, नहीं दिखाई पड़े कभी कभी, अब नंबर से अगर खेलना आसान है, मतलब समझ में आ रहा है, अगर आसान है लॉजिकली अगर चिपक गया दिमाग में तब तो कभी कभी दिखाई पड़ जाता है। अब 4x4 का अगर मैट्रिक्स हो तो वहाँ पे और कॉम्प्लेक्स हो जाता है सोचना कि क्या करें, और मतलब वहाँ पे रोज को एक्सक्लूड करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो उसके लिए अलग मेथड्स हैं जो हमने पीछे एशेलॉन फॉर्म पढ़ा ना, उस फॉर्म में कन्वर्ट करके भी रैंक हम लोग डिसाइड करते हैं। तो फर्स्ट तो ये तरीका, लॉजिकल तरीका। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है कोई रिलेशन, बट एक चीज़ दिखाई पड़ रहा है यहाँ, अगर यहाँ तो 1 1 सेम है, यहाँ 2 है और ये 2 है, ऐड करने पे तो -2 तो आने वाला नहीं है, 4 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। एक काम कर सकते हैं हम लोग, इसको हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करें, सेकेंड रो को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 हो जाता है, ठीक है, और या -2 से मल्टीप्लाई करें सेकेंड वाले को और ऊपर वाले में ऐड कर दें, तो R1 में ऐड करा हमने -2 से मल्टीप्लाई करके किसको, R2 को, एंड वी गेट R3, ऐसा एक रिलेशन दिखाई पड़ रहा है। तो ये भी यहाँ पे रो ऑपरेशन करा 1 और 2 का, थर्ड मिल जा रहा है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड को हम बोल सकते हैं थर्ड इज लिनियरली डिपेंडेंट ऑन 1 और 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 ही इंडिपेंडेंट रोज है, यहाँ भी जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज हैं वो 2 रोज हैं, तो इसका भी रैंक जो होगा दैट विल बी 2, ठीक है। और यहाँ पे तो तीनों इंडिपेंडेंट ही दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है ना। इसके साथ कुछ भी कर लो, वाट एवर यू कैन डू, जो करना है करो, ये इसको सेकेंड वाले के जैसा नहीं बना सकते, और सेकेंड वाले के साथ जो भी कर लो थर्ड के जैसा नहीं बना सकते, और इन दोनों को मिला के कुछ भी कर लो थर्ड के जैसा नहीं बना सकते। तो तीनों इंडिपेंडेंट हैं। और ऐसे भी देखो, जब भी डायगोनल मैट्रिक्स हो ना, एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम और डिफरेंट डजंट मैटर, अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो फिर रैंक नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑन द डायगोनल उसके बराबर हो जाता है, ठीक है ना। और इचेलॉन फॉर्म में भी तो ये ऐसे ही काम करते थे हम लोग, वहाँ पे नीचे के पोर्शंस को हम लोग 0 कर लेते थे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वी नीड ओनली, ठीक है, और उस तरीके से करते थे। तो ये तो एक तरीका हो गया लॉजिकल तरीका। अगर बड़े मैट्रिक्स होंगे तो वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, 3x3 तक तो चल सकता है, 4x4 का मैट्रिक्स होगा तो वहाँ पे रैंक डिसाइड करना, और 5x5 का होगा तो इस मेथड से मुश्किल होता है फॉर दैट पर्टिकुलर, फॉर दोज पर्टिकुलर केसेस, ठीक है ना। हम लोग इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके एंड देन उसका रैंक डिसाइड करते हैं। तो लेट्स डिस्कस दैट मेथड आल्सो, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इसको चेक करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका, जो पीछे हमने एशेलॉन फॉर्म पढ़ा ना, तो मैट्रिक्स को पहले हम लोग उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। वैसा करने से क्या होता है, पीछे हमने देखा जैसे कोई भी मैट्रिक्स है, लेट मी टेक, जैसे यही मैट्रिक्स, इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फाइनली तो इसको हम लोगों ने एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये चीज़ जो है ख़त्म हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सिर्फ बच रहा है। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बच रहा है तो एक चीज़ क्लियर हो गया, ये सबसे नीचे वाला जो है इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ऊपर वाले के जैसा बनाना है तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड वगैरह करके तो बना सकते हैं, बट वो बात नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई करके बनाने की बात हो रही है। लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस 2 नंबर्स या 2 फंक्शंस का वैसे चेक करते हैं जस्ट बाई मल्टीप्लाइंग सम नंबर, एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, दैट्स वी आर डीलिंग विथ। तो इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ये ऊपर वाले के जैसा नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, और ऑब्वियसली ये नीचे वाला ऊपर वाले के जैसा भी नहीं बन सकता और सबसे ऊपर वाले के जैसा, तो ये तो इंडिपेंडेंट है तीनों से। ये ऐसा होने के बाद यही फ़ायदा होता है। क्यों नहीं हो सकता, एक और उसका कारण है। 47.25 को तो चलो हम लोग 3.8 बना सकते हैं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया तो 3.8 बन जाएगा, बट ये सब जीरो हैं, तो ये कभी भी, ये तो जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन ये जीरो कभी भी 2.4 नहीं बन सकता ऑब्वियसली, ठीक ना। नेक्स्ट वाले की बात करो तो ये तो तीनों से इंडिपेंडेंट है, तो एक तो रैंक इसका पॉसिबल है। ये वाला जो है इसको ऊपर वाले के साथ चेक करना है, नीचे वाले से तो इंडिपेंडेंट है ही, ये ऊपर वाले से भी इंडिपेंडेंट, क्योंकि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 को 5 बनाना इम्पॉसिबल है। तो अगेन
ये तीनों के तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और अगेन सेकेंड वाले रो को ऊपर वाले के जैसा कन्वर्ट नहीं कर पा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज जीरो हियर, क्योंकि किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 2 नहीं बन सकता। मतलब ये चारों के चारों जो इसके रोज थे ना, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट थे, मतलब इसका रैंक जो होगा वो 4 होगा। अब जैसे हमने पीछे कुछ एग्जाम्पल्स अभी जो देखे, उसमें मैट्रिक्स को तो देख के हमें समझ में आ जा रहा था, ठीक है ना, कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करो तो दूसरा रो आ गया। यहाँ समझना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैट्रिक्स हमारा ये दे रखा है और इसका रैंक पूछे, तो हमारे पास एक ही तरीका है, इसे हमें वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू इचेलॉन फॉर्म एंड देन सब जगह 0 हो जाता है और वहाँ से दिखाई पड़ता है, ठीक है ना, वहाँ से दिखाई पड़ता है। तो इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, रैंक क्या होता है किसी मैट्रिक्स का? मिनिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम यू कैन से, बट वी आर डीलिंग विथ रोज, ठीक है ना। तो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज, ये चारों के चारों रोज क्या है? इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी एक रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरा रो बनाना पॉसिबल नहीं है, तो इसका रैंक 4 है, ठीक। अगर इसको हम लोग इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो रैंक का डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज करके हम लोग अगर समझे, तो नंबर ऑफ रोज हैविंग नॉन जीरो एलिमेंट। यहाँ पे कितने रोज हैं? जैसे ये पहला रो है, इसमें नॉन जीरो एलिमेंट है कि नहीं? हाँ, नॉन जीरो, तो एक भी है तो काम चलेगा। दूसरे वाले में नॉन जीरो एलिमेंट, हाँ है भाई, 3 है। तीसरे वाले में 2 है, चौथे वाले में 1 है, ठीक है। इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम ये डेफिनेशन रैंक का बना सकते हैं कि नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रोज हैविंग नॉन जीरो एलिमेंट्स। तो यहाँ पे 4 रोज हैं जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स, आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू इचेलॉन फॉर्म, देन इसका रैंक 4 हो जाएगा। अब यहाँ 5 into 5 का भी मैट्रिक्स होता, तो फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू इचेलॉन फॉर्म एंड देन वी चेक, ठीक है ना, कि वेदर देन वी चेक हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आर देयर हैविंग नॉन जीरो एलिमेंट्स। तो इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन द इचेलॉन फॉर्म इज इक्वल टू द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ रही है। तो इन सबको इचेलॉन फॉर्म से करके देखते हैं, ठीक है। तो हमें इस एलिमेंट को 0 करना है, तो यहाँ सिंपल है, इसको 0 करना है। फर्स्ट वाले को माइनस से मल्टीप्लाई करके, जैसे हम लोग कर क्या रहे हैं, थर्ड रो को रिप्लेस कर रहे हैं किससे? थर्ड रो माइनस और माइनस फर्स्ट रो, यू कैन से। थर्ड रो को हम लोग इसके थर्ड रो को रिप्लेस कर रहे हैं, इसी का जो थर्ड रो है माइनस फर्स्ट रो, ठीक है ना, उससे रिप्लेस कर रहे हैं इसको। तो ऐसा करने से होगा 1 2 3 एज इट इज़ रहेगा, 2 2, ये टर्म 0 हो जाएगा और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर हमने ऊपर वाले को, तो यहाँ बचेगा 2 एंड हियर वी हैव 3, ठीक है ना। 3 माइनस 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों रोज जो है ना सेम आ जा रहा है, मतलब ये दोनों डिपेंडेंट हैं, तो दोनों को हम लोग एक कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। और ये एक है, इन दोनों में कोई डिपेंडेंसी नहीं है एक दूसरे से, इन दोनों में किसी भी टाइप की डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों रोज सिंगल कंसिडर करे जाएंगे और ये, तो इसका रैंक कितना आ जा रहा है? 2 आ जा रहा है, ठीक है। और आगे बढ़ाना है कंप्लीट, इसको इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ये दोनों तो सेम दिखाई पड़ रहा है, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा अगर नीचे वाला टर्म पूरा का पूरा 0 हो जा रहा है ना, तो जिस भी रो में सारे एलिमेंट 0 होते हैं उसको हम लोग उस मैट्रिक्स का रैंक में उसको कंसिडर ही नहीं करा जाता। तो ऐसा भी करना आसान है इसमें, 1 2 3 2 2, और इसमें मान लो थर्ड रो को हमने क्या किससे रिप्लेस कर दिया? थर्ड रो माइनस सेकेंड रो, थर्ड में से सेकेंड को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो ये और क्लियर दिखाई पड़ रहा है। 0 जिसमें है उनको तो कंसिडर नहीं करेंगे रैंक में, तो यहाँ पे 2 ही हमारे पास रोज हैं एंड बोथ आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो इसका जो रैंक होगा वो 2 हो जाएगा, जैसे जैसे पीछे हमने देखा था, ठीक। तो वैसे इसको भी कर सकते हैं, इसको 0 कर रहे हैं तो सेम थिंग वी डू, थर्ड में से थर्ड को घटा के यहाँ पे लिखेंगे, तो 1 2 3 0 2 2, एंड थर्ड को क्या लिख रहा है? थर्ड को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं थर्ड रो माइनस माइनस फर्स्ट रो, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा एंड थर्ड -2 तो -4 हो जाने वाला हो, एंड -3 दिस विल बी -4 ऑल्सो। अगेन ये दोनों जो नीचे वाले दिखाई पड़ रहे हैं, दिस 2 रोज आर लीनियरली डिपेंड कर रहे हैं दोनों एक दूसरे पे, दिखाई पड़ रहा है। इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा। चलो उसको 0 ही कर लेते हैं, 1 2 3 0 2 2, और इसमें क्या करना है? थर्ड रो को हमने रिप्लेस कर दिया, थर्ड रो -2 टाइम्स सेकेंड रो, इसको -2 से मल्टीप्लाई करके, अच्छा प्लस कर लेते हैं सिर्फ, सॉरी तब 0 होगा, प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करके तो 2 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसको थर्ड रो में ऐड कर देंगे हम लोग तो 0 हो जाएगा वो, तो ये हो जा रहा है। तो यहाँ पे जो रो है जो 0 है
उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट रोज दिखाई पड़ रहे हैं, तो इसका भी रैंक जो होगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे तो सीधा दिखाई पड़ रहा है, इचेलॉन फॉर्म में है ही, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस, उसको भी इचेलॉन फॉर्म ही बोलेंगे हम लोग। तो यहाँ पे रैंक इसका 3 है ही सीधा, ठीक है। तो ये तरीका रहा, तो अपने से चेक कर सकते हो। और भी कुछ आगे एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे उसको। तो रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है सेम रैंक, ठीक है ना। रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है? रो इक्विवेलेंट कहने का मतलब जो हम लोग इचेलॉन फॉर्म में काम कर रहे थे, जैसे एक मैट्रिक्स को हम लोग फिर अगले मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उसको अगले मैट्रिक्स में, फिर उसको अगले मैट्रिक्स में, बाई जस्ट बाई डूइंग रो ऑपरेशंस। तो ये सारे मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं? रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाते हैं, क्योंकि सेम मैट्रिक्स में हमने रो ऑपरेशंस करके, ठीक है, और एक दूसरा मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। तो रैंक उससे चेंज नहीं होता। पहले वाले का जो रैंक होगा इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स आया था उसका रैंक, दोनों का रैंक सेम होगा। एंड नाइदर इट्स डिटरमिनेंट चेंजेज, डिटरमिनेंट भी चेंज नहीं करता। डिटरमिनेंट सिर्फ तब चेंज करेगा जब एक रो को हम लोग दूसरे रो से कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे इस रो को हम लोग ऊपर लेके चले गए और नीचे वाले को नीचे ला दिया, तो ऐसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, रोज को रिप्लेस करेंगे एक दूसरे से। तो एक बार रिप्लेस करेंगे माइनस आएगा, अगेन रिप्लेस करेंगे तो एक और माइनस वो डिसअपीयर हो जाता है, ठीक। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो ये बात थी रो इक्विवेलेंस मैट्रिसेस की। मतलब इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के दौरान जितने स्टेप्स हम लोग लेते हैं, किसी भी स्टेप में रैंक चेंज नहीं होगा। किसी भी स्टेप में हम लोग देख सकते हैं, अगर बीच में दिखाई पड़ जाए तो और अच्छी बात है। जैसे यहाँ एक और एग्जाम्पल है, ठीक है। ये हमारा मैट्रिक्सेस का रैंक निकालना है। तो पहले हमने इन दोनों को जीरो करा, ऑब्वियसली क्या करा वो यहाँ लिखा हुआ है, आप कर सकते हो उसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना था, इसको जीरो करना था। अब इसको जीरो करने के दौरान जो भी हमने ऑपरेशन लगाया उसकी वजह से सारे के सारे जीरो हो गए, तो अच्छी बात है। अगर यहाँ कुछ नॉन जीरो एलिमेंट बच जाता, यहाँ पे कुछ नॉन जीरो एलिमेंट बच जाता, तो 3 हमारे पास रोज हो जाते हैं हैविंग नॉन जीरो एलिमेंट्स, 3 हो जाते, तो रैंक 3 हो जाता। बट हमें फोकस करना था सिर्फ इसको जीरो करने पे। जो भी करा हमने इन ऑर्डर टू मेक इट जीरो, उसके वजह से सबके सब जीरो हो गए, तो जीरो हो गए तो अच्छी बात है, इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो रैंक में भी ये दोनों गिने जाएंगे, सिर्फ हमारे पास 2 ही ऐसे रोज है जो इसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, तो इसका रैंक जो होगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। रैंक समझ में आ रहा है? इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस आपको समझ में आ चुका होगा अभी तक, काफ़ी सिंपल है। नंबर्स को का अरेंजमेंट है तो इसमें कुछ हो नहीं सकता खास। तो इचेलॉन फॉर्म डायरेक्ट एक लाइन में फिर से समझते हैं इसको। तो ऑल नॉन जीरो रोज आर ऑलवेज ऑफ द रोज विद जीरो एलिमेंट। तो पीछे हमने देख चुके हैं हम लोग इसको। मान लो यहाँ पे ABC है कुछ एलिमेंट ऐसे, एंड DEF, यहाँ पे GH 0 0 0 0 ऐसा कुछ है। लास्ट वाला रो है तो ये जीरो रो है और ये सब नॉन जीरो रोज हैं, ठीक है ना। तो सबसे नीचे वाले को जीरो करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ कुछ एलिमेंट बच जाए, जीरो ना हो पाए, तो डजेंट मैटर। तो यहाँ पे 4 नॉन जीरो रो हो जाएंगे, तो नॉन जीरो रो 4 हैं, चारों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, तो रैंक 4 हो जाएगा। अगर ये भी जीरो हो गया तो इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जितने भी नॉन जीरो रोज बचते हैं ना, नंबर ऑफ दोज रोज आर कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया। आगे लेट्स डिस्कस फ्यू मोर प्रॉपर्टीज ऑफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रिगार्डिंग रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट एक डिटर्मिनेंट से रिलेटेड चीज़ है। फर्स्ट वी फाइंड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे पता करते हैं, यू नो, राइट। तो पहली बात है, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तब जीरो नहीं है डिटर्मिनेंट। अच्छा, एक चीज़ पता है आपको कि मैट्रिक्स में एक भी रो अगर जीरो है या कॉलम जीरो है, एक भी, तो उसका डिटर्मिनेंट अपने आप जीरो हो जाता है, ये आपको पता है, ठीक ना। मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट निकाल के आपने देखा इसको पहले। तो अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है देन रैंक इक्वल्स, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, तो अगर उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो रैंक 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। उसका रैंक जो हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर डिटरमिनेंट जीरो हो जाए, तो डिटरमिनेंट जीरो होने का मतलब, जैसे इचेलॉन फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना पीछे सीखा, तो डिटरमिनेंट जीरो है मतलब इसका इधर एक रो जीरो है या फिर 2 रो जीरो है, मिनिमम तो एक रो उसका जीरो है ही, ठीक है। 2 भी जीरो हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, कि यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इसमें भी कुछ एलिमेंट्स हैं, बट ये सब 0 0 0 2 रोज जीरो है। अब कितने जीरो हो तो इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद पता चलता है। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर हो गया, अगर डिटरमिनेंट जीरो है मतलब एक रो जीरो है, और एक रो जीरो है तो रैंक जो होगा वो ऑर्डर से कम होगा,
ठीक है ना। अब इसको निकालने का तरीका तो पीछे हमने देखा, ये कुछ डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। आगे अगर ये तो काम करेगा कब, जब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, ऊपर वाला जो मैंने फंडा समझाया, रेक्टेंगुलर नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तब, क्योंकि 3 × 3 4 × 4 5 × 5 एंड सो ऑन ऐसे हो तो, ठीक है। बट अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो तो, मैट्रिक्स अगर रेक्टेंगुलर हो, जैसे कि इसमें 3 रोज हैं और कॉलम 4 हो जाए, 4 एलिमेंट है सब में, तो फॉर दैट पर्टिकुलर केस, ठीक है, उस केस में इफ़ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज गिवन, ठीक, इफ मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर, मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर, ठीक है ना, जैसे मैट्रिक्स है उसको हम लोग लिखते हैं ऐसे m×n ऐसा, ठीक है ना, और रो और कॉलम, तो रैंक जो हो जाएगा इसका, डायरेक्ट तो रैंक नहीं हो तो इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आएगा, बट रैंक के लिए एक प्रॉपर्टी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, रैंक जो होगा लेस देन इक्वल टू m। अब इन दोनों में जो बड़ा हो, मतलब एक तो बड़ा होगा एक छोटा होगा, अगर रेक्टेंगुलर है तो दोनों में एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो रैंक जो होगा m से कम होगा इफ़ n ग्रेटर देन m, ठीक है। मतलब जो कम है ना, जैसे यहाँ पे मान लो 4 हो गया और इंटू 3 है ऐसा, तो इनमें कम कौन है, 3 है, तो 3 से भी कम होगा, मतलब जो सबसे जो स्मॉलेस्ट वाला, जैसे 5 × 6 हो जाए तो 5 है, तो 5 से कम होगा रैंक उसका, ठीक है ना। इसी केस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, अगर डिटरमिनेंट 0 हो जाए, ठीक है, और n m ग्रेटर देन n, मतलब जो छोटा है उससे भी कम होगा रैंक, ठीक है, अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आया तो ये डायरेक्ट बात कितना होगा उसके लिए तो हमें उसे इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसे इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 4 × 5 का, ठीक है ना, तो रैंक जो होगा वो 4 से कम होगा, मतलब रैंक अगर ऑप्शन दे रखा है डायरेक्ट 4 5 6 तो हो ही नहीं सकता, 4 5 और 2 है और नॉन ऑफ दिस, तो अगर 2 भी हो सकता है या फिर नॉन ऑफ दिस हो सकता है, तो उसको निकालना पड़ेगा, तो 4 से कम होगा बेसिकली रैंक, ठीक है। तो ये तो 3 प्रॉपर्टीज़ हुई, कुछ और देखते हैं। चौथा नल मैट्रिक्स हो, मतलब सारे एलिमेंट्स अगर 0, ठीक है ना, तो फॉर नल मैट्रिक्स, ठीक है ना, रैंक भी 0 होता है, रैंक भी कितना होता है, 0 होता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज सेम एज द रैंक ऑफ इट्स ट्रांसपोज, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो उसका भी रैंक, जो मैट्रिक्स का रैंक है, तो रैंक चेंज नहीं करता, ट्रांसपोज लेने पे मैट्रिक्स का रैंक चेंज नहीं करता, राइट। 6 में मैंने पीछे बताया भी था कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स हो, ठीक है ना, तो फॉर डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, तो अब डायगोनल में तो वैसे 1 2 3 और यहाँ पे भी 0 हो जाए, ऐसे पूरा का पूरा एलिमेंट अगर 0 हो जाए, यहाँ पे 1 होगा, नीचे और होगा 3, ऐसे लाइक दिस, ऐसा, तो ये तो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, बट यहाँ पे पूरा नीचे का पूरा 0 है, ठीक है ना। तो डायगोनल में जितने नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे ना, ये तो नीचे वाला ऐसे ही एक्सक्लूड हो जाएगा जैसे पीछे हमने देखा प्रॉपर्टी, तो इसका रैंक 3 होगा, इसका रैंक जो होगा वो 3 होगा। अगर यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट होता है लेट से 5, देन नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑन द डायगोनल इन अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक, ठीक है। तो इस केस में रैंक जो होगा इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स, ठीक है ना, उस डायगोनल में कितने नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वही। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर तो वो इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब होता है वो, बट इचेलॉन फॉर्म तो हर जगह काम करेगा, इधर मैट्रिक्स स्क्वायर और रेक्टेंगुलर और वाट एवर, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स थे छोटे छोटे रिगार्डिंग रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। और फॉर डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, ठीक है, पहले के लेक्चर्स में हमने डिटर्मिनेंट के बारे में सब कुछ पढ़ा है, ओके। यहाँ भी काम कर सकते हैं। खैर हम लोग रैंक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट से कुछ लेना देना नहीं है, तो रोज़ को रिप्लेस करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं हमारे लिए, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करना है इस ऊपर वाले को, तो इसको मैं लिख लेता हूँ इस तरीके से 5 0 10 3 5 0 एंड 0 3 5, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, हमें इसको इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई थिंक ये 5 5 5, तो बीच वाला सेम हो, कोई नहीं, इन दोनों को 0 करना है, तो 3 को 0 करना है। 5 का यूज़ कैसे करेंगे, तो 5 को 3 बनाना है हमें, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से,
और -3/5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। ऊपर वाले को तो ऐसे लिखेंगे, ऊपर वाले में हमने मल्टीप्लाई करा किससे, 3/5 से, -3/5 से, तो ऑब्वियसली माइनस बाद में हम लोग सोच लेंगे उसके बारे में। 3/5 तो यहाँ आएगा 3, तो ये वाला चीज़ 0 हुआ। यहाँ पे करना है मेरे 3/5, 5 कैंसिल हो जाएगा, -3 बचेगा, और ऐड करना है, सॉरी 3/5 इसमें करना था और उसको इसमें ऐड करना था, तो यहाँ 5 ही रहेगा। इसमें दिक्कत होती है बार बार, मुझे कैलकुलेशंस में हर जगह दिक्कत होती है, तो डोंट केयर, अब अपने हिसाब से सॉल्व करें इसको, ठीक है। दिस विल बी 5 ओनली। एंड यहाँ पे 10 को 3/5 से मल्टीप्लाई करा तो 2 आएगा, 2 3 से 6, -6 और 6, तो -6 ही रहेगा। एंड ये 3 था, 5 था, ये एज इट इज रहेगा। तो ये दोनों तो 0 हो गए। अब 3 को 0 करने की बारी है। 3 को 0 करने के लिए अगेन 5 है, तो 5 को 3 बनाना है हमें। इस वाले का यूज़ करेंगे, ठीक है ना, इस वाले का, इसका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसका यूज़ करके इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो यहाँ फिर 0 जिंदा होकर कोई नंबर बन जाएगा, तो इसको 0 रहने देना है। इसलिए हम लोग साथ में पूरे को 0 करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के दोनों को 0 करते हैं, फिर अगले को 0 करने के लिए जस्ट इसके ऊपर वाले का यूज़ करते हैं। तो अगेन 5 को 3 बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 3/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे ताकि ये डिसअपियर हो जाए। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा 5 0 10, 0 5 -6 एज इट इज़। लास्ट वाले में 0 था, इसको तो 0 करना ही है हमें ज़बरदस्ती। इसको क्या करेंगे, -3/5, ठीक है ना। तो -6 है, -3/5 आएगा, -3/5 आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 18 डिवाइडेड बाई 5, और उसको ऐड करेंगे हम लोग 5 में, उसको हम लोग 5 में ऐड करेंगे, तो दिस विल बी 25 + 18/5। तो 25 और 10 35 और 10 45, टू सब्ट्रैक्ट कर देंगे 43 हो जाएगा, 43/5, 43/5 ऐसा कुछ आ रहा है। बाकी है सिंपल सी चीज़, आप चेक करेंगे उसको। ये तो छोड़ देंगे इसको, इस्लोन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नॉन जीरो रोज 3 दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब इसका जो रैंक है वो 3 होगा। तो इसको प्रैक्टिस कर ले एक बार, आगे कुछ नहीं करना पड़ेगा, याद रहेगा। और बाकी नंबर्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो उसमें जितना रैपिड होंगे आप उतने जल्दी ये काम हो सकता है, मतलब सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन। तो ये 4 एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, और 2 हैं यहाँ पे, इनके साथ भी वही करना है। बीच वाले को नॉन जीरो छोड़ के इनको जीरो करने के चक्कर में फर्स्ट स्टेप में इस तीनों को जीरो कर देंगे, तो उसके लिए हम लोग सबसे ऊपर वाले का यूज़ करेंगे। पूरे ऊपर वाले को हम लोग अगर 8 से मल्टीप्लाई करके, -8 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दे, ये 0, -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दे, ये 0, इसको सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करके नीचे वाले में ऐड कर दे, तो ये 0। 3 ऑपरेशंस में ये 0 हो जाएगा, लेकिन उसको एक ही स्टेप में लिखेंगे कि ज़्यादा जगह ना ले वो। बाकी आपको आता है, आइडिया आपको है क्या करना है।